नमस्कार, मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता। और आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक कृतिका का पाठ है 2, मेरे संग की औरतें। बच्चों, इसका पहला वीडियो मैं बना चुकी हूँ और ये है उसका पार्ट 2। पहले वीडियो में हमने जाना लेखिका की नानी और परदादी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे लेखिका की माँ, उसके पिता, उसकी बहनें, उसके भाई और खुद लेखिका के बारे में। तो शुरू करते हैं मेरे संग की औरतें। और इसमें सबसे पहले हम जानते हैं लेखिका की माँ के बारे में। तो बच्चों, लेखिका की जैसे नानी चाहती थी कि उनकी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से हो, तो इसी वजह से लेखिका की माँ का विवाह लेखिका के पिता से हो गया। अब उनका विवाह जिस व्यक्ति से हुआ वो स्वतंत्रता सेनानी था, लेकिन उनके घर में धन दौलत के नाम पर, जमीन जायदाद के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं था। और क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, इसी वजह से वो इंटेलिजेंट होते हुए भी, यानी बहुत होशियार होते हुए भी, उन्हें आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज में बैठने नहीं दिया गया। तो वो ज़्यादा कुछ नौकरी वगैरह भी प्राप्त नहीं कर सके। बच्चों, आईसीएस होता है इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको पास करके आप आईएएस, आईपीएस, ये और बहुत सारी कैटेगरीज में आपका सिलेक्शन होता है। तो अब उनका विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से हुआ था। तो स्वतंत्रता सेनानी कभी भी विदेशी वस्तुओं को महत्व नहीं देते, इसलिए उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, क्योंकि खादी जो है वो हमारे देश में बनती है। अब खादी की साड़ी, क्योंकि लेखिका की माँ बहुत ही छोटी उम्र की थी और वो बहुत ही पतली सी हुआ करती थी। अब खादी की साड़ी बहुत भारी होती है, तो उन्हें पहनना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। अब वो नहीं चाहती थी कि लोगों के सामने उनका मजाक बने, इसलिए वो क्या करती थी कि रात को साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी, ताकि दिन में उनका कोई मजाक ना बनाए और वो अच्छे से उसको हैंडल कर सके या संभाल सके। लेखिका की माँ जो थी वो बिल्कुल काम वगैरह कुछ नहीं करती थी। तो लेखिका खुद कहती हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी माँ को एक सामान्य माँ की तरह नहीं देखा, क्योंकि एक सामान्य माँ क्या करती है, अपने बच्चों से प्यार करती है, उनको खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, उनको पढ़ाई कराती है। लेकिन लेखिका की माँ इनमें से कुछ भी नहीं करती थी। ये सब काम या तो उनकी जेठानियाँ करती थी या लेखिका के पिता करते थे, यानी घर के सभी लोग उनके बच्चों को पालने में व्यस्त रहते थे, लेकिन वो अपने बच्चों की परवाह नहीं करती थी। लेकिन लेखिका कहती है कि वो एक अपने बच्चों की एक अच्छी सहेली थी और पिता का काम था एक माँ की तरह उनका संभाल करना। उनकी माँ को पढ़ने का बहुत शौक था। वो किताबें पढ़ती थी या साहित्य के बारे में चर्चा करती थी और या संगीत सुनती। और अक्सर वो जब भी ये करती तो वो लेटी हुई अपने बिस्तर पर रहती थी। तो लेकिन इतना सब होते हुए भी कि वो घर का काम भी नहीं करती थी, बच्चे भी नहीं संभालती थी, सारे दिन बिस्तर पर लेटी रहती थी, फिर भी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। तो इसकी कई वजह थी। सबसे बड़ी वजह तो थी कि लेखिका के जो नाना थे वो साहब थे, तो उनका घर में बहुत रुतबा था, यानी उनकी बहुत चलती थी, और इसीलिए कोई उनको यानी लेखिका की माँ को कुछ भी नहीं कहता था। और इसके अलावा उनके 2 और गुण थे जिनकी वजह से उनको इतना सम्मान मिलता था। तो पहला गुण था कि वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलती थी। तो जब घर में आप झूठ नहीं बोलोगे तो सबके प्यारे बन जाओगे, इसलिए घर में सब उनका आदर करते थे। और दूसरा कारण था कि वो अपनी, अगर कोई भी उनके पास आता था और अपनी कोई छुपाने वाली बात उनको बताता था कि ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी को मत बताना, तो वो बात वो किसी को नहीं बताती थी, यानी अपने पास ही रख लेती थी। इसी वजह से बाहर के लोग जो भी थे वो उनका बहुत सम्मान करते थे। लेखिका की माँ से कोई भी भारी काम नहीं करवाया जाता था, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण विषय पर उनकी राय अवश्य ली जाती थी। यानी कोई भी महत्वपूर्ण हो तो उनकी राय ली जाती और उस राय पर पूर्ण रूप से अमल भी किया जाता, यानी जो वो सलाह देती उस सलाह को पूर्ण रूप से माना जाता।
लेखिका की दादी अक्सर ये कहती, हम हाथी से हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। यानी जैसे हाथी को शोभा के लिए रखा जाता है, वैसे ही लेखिका की जो माँ थी उनसे कोई भी भारी काम नहीं करवाया जाता काम करने के लिए। और जैसे उनकी जेठानियाँ हैं या उनके पति हैं या घर में और मर्द हैं, उनसे काम करवाना उचित समझती थी लेखिका की दादी। अब बच्चों बात करते हैं लेखिका की बहनों, लेखिका और उनके भाई के बारे में। लेखिका ने जैसे पहले बताया कि उनकी परदादी ने एक मन्नत मांगी थी कि उनके घर में पहली संतान जो है वो लड़की हो। तो उसी की मन्नत का परिणाम ये हुआ कि उनके घर में 5 बहनें आ गई, जिसमें सबसे बड़ी थी मंजुल भगत, दूसरी खुद लेखिका मृदुला गर्ग, तीसरी चित्रा, चौथी रेणु और 5वीं अचला, और उसके बाद था भाई राजीव। लेखिका बताती हैं कि उनकी सबसे बड़ी बहन जो थी उनका नाम था मंजुल भगत। अब मंजुल भगत ने शादी के बाद लिखना शुरू किया, इसीलिए वो अपने नाम के पीछे भगत लगाती हैं, जो उनके ससुराल की तरफ से मिला उन्हें। अब दूसरी हैं मृदुला गर्ग, यानी लेखिका खुद। लेखिका ने लिखना अपनी शादी के बाद शुरू किया। चित्रा और रेणु ये दोनों ही नहीं लिखती थी, यानी लेखन कार्य में सक्रिय नहीं थी। फिर अचला ने लिखना शुरू किया, लेखन कार्य में सक्रिय हो गई। और राजीव ने, अचला ने अंग्रेजी में लिखा और बाकी सभी तीनों ने हिंदी भाषा में लिखा। लेखिका कहती हैं कि हम 4 लिखते थे और पूरा परिवार हमारी रचनाओं को पढ़ता था। लेखिका शुरू से ही चुनौतीपूर्ण कार्य करने में सक्षम थी। उनका विवाह हुआ, विवाह के बाद उनका तबादला बिहार के डालमिया नगर में हो गया। अब वहाँ जो स्थिति थी, आदमी और औरत एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं करते थे। अगर फिल्में भी देखने जाते तो एक दूसरे से बहुत दूरी पर बैठते थे। तो अब लेखिका जो थी वो नाट्य कला में प्रवीण थी। वो चाहती थी कि उन्हीं लोगों के साथ मिलकर वो नाट्य प्रदर्शन करे। तो ऐसे में उनके साथ मिलकर नाट्य प्रदर्शन करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन बाद में लेखिका ने उन लोगों को इतना जागरूक किया कि आदमी और औरत एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। यानी औरतें अपने पतियों के अलावा दूसरे मर्दों के साथ भी काम करने को राजी हो गई और लेखिका ने उनके साथ मिलकर बहुत से नाट्य प्रदर्शित किए। उसके बाद लेखिका का तबादला हुआ कर्नाटक के बागलकोट में। बागलकोट में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। अभी लेखक के बच्चे थे 2 और वो बच्चे पढ़ाई के लायक हो गए थे। तो उनके भविष्य की चिंता लेखिका को सताने लगी और साथ में और बच्चों के लिए भी एक उचित शिक्षा का साधन नहीं था, यानी कोई अच्छा स्कूल नहीं था। तो जब लोगों ने कहा कि आप कैथोलिक बिशप से बात करिए और यहाँ कोई अच्छे स्कूल की स्थापना करवाइए, तो जब लेखिका ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई जनसंख्या क्रिश्चियन नहीं है और ज़्यादा जनसंख्या क्रिश्चियन के नहीं होने के कारण हम यहाँ स्कूल की स्थापना नहीं कर सकते। फिर लेखिका ने कहा कि यहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो नॉन क्रिश्चियन हैं तो क्या उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यहाँ स्कूल तो स्थापित कर देंगे, लेकिन आपको एक बात की गारंटी लेनी पड़ेगी कि ये जो स्कूल है वो 100 साल तक चले। लेखिका को ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ की आप गारंटी कैसे ले सकते हो कि वो 100 साल तक चले? किसी भी चीज़ की नहीं ली जा सकती, तो स्कूल की कैसे ली जा सकती है? फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ये चिंता हमारी नहीं है, आपकी अपनी है, आप संभालो। फिर लेखिका ने ये निर्णय किया कि वो वहाँ एक स्कूल स्थापित करेंगे जिसमें 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़। उसके बाद लेखिका और वहाँ की जनता के प्रयासों का परिणाम ये रहा कि वहाँ एक प्राइमरी स्कूल स्थापित हो गया जिसमें 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी और वहाँ की सरकार ने भी इसको मान्यता प्रदान कर दी। वहाँ से जो भी बच्चे निकले वो अच्छे स्कूलों में स्थापित हुए। यानी वहाँ से निकलने के बाद बाहर के बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों ने एडमिशन या दाखिला लिया। अब तीसरी बहन आती है चित्रा। लेखिका बताती हैं कि चित्रा जो थी उनकी तीसरी बहन थी और उनकी एक खासियत थी
कि उन्हें पढ़ाने का बहुत शौक था और इसी वजह से वो जिन बच्चों को पढ़ाती थी उनके नंबर ज़्यादा आते थे और उनके खुद के नंबर कम आते थे। और जब उन्होंने विवाह के बारे में सोचा तो उन्होंने एक लड़के के बारे में बताया कि वो इससे शादी करना चाहती है। अब सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि ना तो उस लड़के को पता था कि वो उनसे शादी करना चाहती है, ना ही लेखिका के घर वालों को पता था। तो अब लड़का जो था वो शादी के लिए मान गया। तो जब उनसे पूछा गया चित्रा से कि वो लड़का कैसे माना, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने लड़के को पहले ही बता दिया था कि जो मैं ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। तो मैंने ठान लिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है तो मैं तुमसे शादी करके रहूँगी। अब लड़के ने भी हथियार डाल दिए, यानी लड़का भी मान गया और इस वजह से उनकी शादी यानी चित्रा की उसी लड़के से हुई जिसके बारे में उन्होंने निर्णय किया था कि वो उससे शादी करेंगे। चौथी बहन थी रेणु और वो सामंत शाही की विरोधी थी। तो पिताजी जो थे वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे और दूसरा वो चाहते थे कि बच्चे समय पर आ जाएं। तो क्या है कि जो बावर्ची खाने में काम करने वाले लोग हैं वो जल्दी आज़ाद हो जाए अपने काम से और बच्चों को समय पर भोजन मिल जाए, इसलिए वो बच्चों को लाने के लिए गाड़ी भेजते थे। तो अब वो गाड़ी तो जाती थी अचला और रेणु दोनों को लेने के लिए। तो अचला तो गाड़ी में बैठ जाती लेकिन रेणु गाड़ी में नहीं बैठती। वो कहती अगर इतनी से कम जगह के लिए, इतने कम पीरियड के लिए अगर गाड़ी में बैठना है तो ये सामंत शाही को बढ़ावा देना है। तो वो गाड़ी में नहीं बैठती थी। तो लेखिका के पिता को इस बात का बहुत गुस्सा आता था क्योंकि उन्हें ये जब वो देखते थे कि उनकी बेटी रेणु पसीने से तरबतर होकर घर वापस आ रही, तो इस बात का उन्हें हमेशा गुस्सा रहता था, लेकिन रेणु फिर भी नहीं मानती थी। अब एक और बात थी रेणु की। रेणु को पढ़ना पसंद नहीं था। वो कहती पढ़ना क्या ज़रूरी है। तो पिताजी ने उन्हें बहुत तरीके से समझाने का प्रयास किया कि इससे शादी हो जाएगी, कल को तुम नौकरी लग जाओगी, लेकिन वो नहीं मानी। अंत में पिताजी को ये कहना पड़ा कि भाई मैंने निर्णय कर लिया है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तो तुम्हें पढ़ना है। तो हारकर उसने मान तो लिए, लेकिन उसने बीए पास तो किया लेकिन बहुत ही कम नंबरों से, यानी सिर्फ पासिंग मार्क्स आए। सबसे छोटी बहन थी अचला। अब अचला ने अर्थशास्त्र में पढ़ाई करी, उसके बाद उसने पत्रकारिता में दाखिला लिया, विवाह भी अपने परिवार की मर्जी से किया, लेकिन वो भी एक लीक पर नहीं चल पाई। तो अंत में उन्होंने क्या किया कि एक उम्र होने के बाद यानी 30-35 साल की उम्र होने के बाद उन्होंने भी अपनी बहनों की तरह लिखना शुरू कर दिया। और एक भाई था, भाई भी लेखन कार्यों से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार हमने जाना लेखिका की परदादी, नानी, माँ और उनकी बहनों के बारे में, यानी उनके संग की औरतों के बारे में। उम्मीद है आपने वो पिछला वीडियो देख लिया होगा जिसमें नानी और परदादी के बारे में बताया गया है। बाकी औरतों के बारे में इस वीडियो में बता दिया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।